इंदौर की सबसे अच्छी और सबसे सर्वश्रेष्ठ एकेडमी जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती है BACS। जी हाँ दोस्तों, BACS एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आप मेरे साथ हिंदी पढ़ रहे हैं, सामान्य हिंदी, जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा, पटवारी, MPSI और इससे संबंधित जिसमें भी हिंदी विषय के अंतर्गत तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे विषय, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आपकी जो क्यूरीज़ हैं उन सबको लेकर मैं आपके सामने आता हूं। जैसे कि इसके पहले भी मेरे वीडियोस आपने देखे हैं, उस वीडियोस के अंदर मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने क्लियर कर चुका हूं। तो मैं आज फिर आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। ये मेरा पिछला वीडियो आपने वर्णमाला पर देखा, संधि पर मेरा वीडियो आया, समास पर ये आज का मैं आपका वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, संधि, समास, वर्णमाला, जिन पर क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, कम नंबर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो MPSI का हो, ज़्यादा नंबर का एग्ज़ाम हो, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन ये है कि इसमें से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी करनी है इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले कि इसमें जो समास है उसका क्या महत्व है। देखिए, आप सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया हूं, जैसा कि MPSI, पटवारी, व्यापम, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए मैं हमेशा लेकर आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। बस यही है कि आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे भी हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से बनाने में और आपकी सारी जो भी क्यूरीज़ हैं, सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में हमें क्या है काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं क्या करता हूँ, आपके लिए MCQs बेस्ड क्वेश्चंस पेपर लेकर आता हूँ। MCQs बेस्ड में आपका क्वेश्चन लेकर आता हूं, जिससे कि आपको उस विषय के MCQs लगाने में भी कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ उस MCQ के अंदर जो क्वेश्चन आया है उसका डिटेल भी मैं क्या करता हूं, हाथों हाथ आपको देता जाता हूं, जिससे कि वो टॉपिक भी आपका क्या होता जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होता जाता है। तो मतलब आपको मेरे इन लेक्चर्स के अंदर आपको डबल फ़ायदा ये होता है कि आपके MCQs भी सॉल्व करते जा रहे हैं, आप उसके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं वो आप हल करते जाएंगे और साथ ही साथ जहाँ भी उससे संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स में क्या करूँगा, आपको इस लेक्चर के अंदर देता रहता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समास के बारे में समझेंगे। चलिए आते हैं हम अपने वही पहले क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप समास के बारे में क्या जानते हैं। संधि और समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपने स्कूल के अंदर संधि और समास पढ़ा है तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनके पास कोर्स का बर्डन इतना ज़्यादा होता है, साहित्य भी कराना पड़ता है, किताबें भी करानी पड़ती है, व्याकरण भी कराना पड़ता है, सभी कुछ कराना पड़ता है। तो उनके पास इतना ज़्यादा बर्डन रहता है कि वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाकर वो आपको पढ़ा ही नहीं सकते। और क्या करते थे आप तो छेड़ जानते ही हैं कि आप स्कूली शिक्षा से बाहर आए हैं, स्कूली शिक्षा आपने की है 9, 10, 11, 12, तो उसमें कितना पढ़ा है आपने। जितना डिटेल हम लोग समझ करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, उतना डिटेल्स आप लोगों ने नहीं करा। केवल एक परीक्षा बोध, पंकज सॉल्व जो चलता था, इन प्रकार के क्वेश्चंस में से जो उसमें 5 साल 10 साल के पेपर्स थे उसमें जो संधि समास के क्वेश्चंस बन जाते थे, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर लेते थे, बस सॉल्व कर लेते थे और उन्हीं को सॉल्व करके, उन्हीं को हल करके, उन्हीं को याद करके, बल्कि मैं कह रहा हूँ याद करके आप परीक्षा दे आते थे और पास भी हो जाते थे। तो केवल ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, वर्णमाला है, संधि है, समास है, केवल इतना ही नहीं है, ये काफ़ी डीप में जाकर, काफ़ी गहराई में जाकर हमें पढ़ना पड़ता है, तभी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर क्या कर पाते हैं, अच्छे सिक्योर कर पाते हैं, अच्छे नंबर ला पाते हैं। जब तक हम उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक हम उस टॉपिक का डीप नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हम आप ही बताइए कि किस प्रकार से हम उस लेवल तक पहुँच पाएंगे जिस लेवल तक हमें पहुँचना है।
तो ठीक है, बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं आगे आ रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ अपने टॉपिक पर। तो देखिए टॉपिक हमारा समास है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, पहला क्वेश्चन हमारा समास से संबंधित। सारे 50 क्वेश्चन आपको मैं सामने रखे हैं समास के। इस टॉपिक को आप समझते चलेंगे और मैं बीच बीच में जो भी समास का डिटेल्स है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इन 50 क्वेश्चन के माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका समास का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा आपको, साथ ही साथ आपके क्वेश्चनरीज जो है ये भी आपकी अच्छे से हल होती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक में बढ़ने से पहले मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि समास किसे कहते हैं, क्या जानते हैं समास के बारे में आप। समास मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना, ठीक है। संक्षिप्त रूप में जिसको लिखा जा सके वो क्या कहलाएगा, आपका समास कहलाएगा, ठीक है। मतलब जब संधि की बात की थी हमने, तो संधि में क्या पढ़ा था कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि कहलाती है। वर्णों का मेल हमेशा याद रखो संधि कहलाती है। लेकिन जब बात आती है पदों की या शब्दों की, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मेल जब होता है तो बन जाता है आपका समास। समास और संधि में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, ये अंतर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए संधि स्त्रीवाचक शब्द है, जबकि समास पुरुषवाचक शब्द है। संधि 3 प्रकार की होती है, जबकि समास हमारा 6 प्रकार का होता है। संधि का हम विच्छेद करते हैं, जबकि समास का हम विग्रह करते हैं। संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस जैसा चिन्ह लगाया जाता है, जबकि समास में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो संधि और समास से एक दूसरे को अलग करती है। फिर भी दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समास की परिभाषा मैंने आपको बताई, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मेल ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, शायद आप जानते भी हो नाम। बिल्कुल सही, समास के नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से, लिख भी रहा हूँ आपके सामने कि समास जो है कितने प्रकार का होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, समास के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात कौन सा समास है आपका, सबसे पहला जो आपका समास आएगा वो है अव्ययी भाव समास। देखिए ये आपका है अव्ययी भाव समास। पहला समास आपका कहलाता है अव्ययी भाव समास, है ना। मैं आपको पहले डिटेल बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पर आऊँगा, क्योंकि डिटेल आपको पता हो जाएगी तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, क्या होता है अव्ययी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, अव्यय, ठीक है। अव्यय तत्व की प्रधानता जहाँ हो, ठीक है। कोई भी समास की बात की जा रही है तो समास में 2 पद होते हैं। देखिए किसी भी समास का विग्रह करते हैं ना, तो एक होता है इसमें पूर्व पद और दूसरा होता है इसमें उत्तर पद। दोनों पदों को जब रखा जाए तो क्या बनता है, आपका सामासिक पद बनता है, ठीक है। पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। मान लीजिए मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा पाठशाला। पाठशाला में जब हम बात करें तो पाठशाला के अंदर देखिए ये आपका पाठ है और ये हो गया शाला। पाठ जो है वो आपका पूर्व पद कहलाया, जबकि शाला आपका क्या कहलाया, उत्तर पद। मैंने पहला पद जो है वो आपका पूर्व पद है, जबकि दूसरा पद जो है वो कहलाता है इसका उत्तर पद। तो हम देखा कि 2 पदों से मिलकर क्या होता है, हमारा समासिक जो है पद तैयार होता है। तो चलो पहला समास का मैं आपको बता रहा था पहले समास के बारे में कि पहला समास क्या है, आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास मतलब जिसमें अव्यय तत्व की क्या हो, प्रधानता हो। अव्यय तत्व की प्रधानता, अव्यय किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन उठता है। जब आपको अव्यय के बारे में नहीं पता तो आप अव्यय भाव समास क्या समझ पाएंगे। अव्यय यानी अविकारी शब्द, ऐसा अविकारी शब्द जो कभी बदलता ना हो, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के, है ना, ऐसे शब्द लगेंगे, वो अव्यय भाव की प्रधानता वाले शब्द होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद क्या हो, उपसर्ग वाला हो। पूर्व पद में उपसर्ग लग रहा हो या अव्यय लग रहा हो, तो ऐसे समास यानी जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रखिएगा, यानी अव्यय तत्व की क्या इसमें प्रधानता होती है। चलिए फिर दूसरा समास कौन सा हुआ हमारा, दूसरा समास हमारा होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास जो है ये आपका कारक विभक्ति पर आधारित समास होता है। कारक विभक्ति है ना, जो आपने कभी पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के, है ना, ये समय आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सब चीज़ें जो है अधिकरण में पर, तो ये तत्पुरुष समास जो है इन्हीं पर आधारित होता है, जिसमें कारक और कारक से संबंधित कारक चिन्हों का प्रयोग हम लोग
करते हैं विग्रह के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बात आ रही है हमारी दूसरा समास, मैंने आपको बताया। तीसरा समास आपका है, ध्यान रखिएगा सारे समास, ये समास का डिटेल आपको पता रहेगा तो आपको चुनने में क्या है दिक्कत नहीं होगी, सारे आप जो ऑप्शन सही ढंग से चुन पाएंगे। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है इसमें किस चीज की प्रधानता होती है? देखिए, कर्मधारय समास में कर्म की प्रधानता होती है। ये आपका विशेषण विशेष्य समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास का, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर नीलकमल, ठीक है, ये क्या है? कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। जिस समास का पहला पद क्या हो? एक विशेषण हो और विशेषता बता, जिसकी विशेषता बताई जा रही वो शब्द बाद में आ रहा हो। ठीक है, पहला शब्द आपका विशेषण होगा, दूसरा शब्द विशेष्य होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही। ऐसा अगर कहीं देखने को मिल रहा, विशेषता वाली बात आ रही, तो उस समास को हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। है ना, ये आपका दूसरा पद प्रधान है, लेकिन ये किसे कहा जा रहा है? कर्मधारय समास, कर्म तत्व की प्रधानता वाला, विशेषण की प्रधानता वाला, जिसमें विशेषण का महत्व बढ़ गया है, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास में शामिल करते हैं। तो ये कर्मधारय समास हमने तीसरा समास देखा। चौथा समास जो है हमारा वो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? संख्यात्मक समास होता है। संख्यात्मक मतलब जिसका पहला पद क्या हो? कोई संख्या हो। जैसे मैंने बोला त्रिलोचन, तो त्रि क्या है? आपका संख्या है। ऐसा पहला पद अगर संख्या है तो उस समास को क्या कहेंगे? हम द्विगु समास कहेंगे। फिर हमारा आता है 5वें नंबर का समास, जिसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों की क्या होती है? प्रधानता होती है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे माता पिता, इनके बीच में क्या लगा? डैश लग गया। डैश लग गया तो और बीच में हम जब विग्रह करने जाएंगे तो और लगा के क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे। तो ये द्वंद्व समास मतलब दोनों शब्दों की प्रधानता, दोनों में से अगर एक शब्द भी हटा दें तो क्या हो जाएगा? समास का महत्व समाप्त हो जाता है। फिर छठे नंबर पे जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास जो है ये व्यक्ति विशेष समास कहलाता है। व्यक्ति विशेष समास मतलब इसमें क्या होगा? किसी विशेषता की प्रधानता, किसी एक व्यक्ति से संबंधित प्रधानता इसमें रखी जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए मैंने लंबोदर शब्द बोला, तो लंबोदर शब्द का विग्रह क्या होगा? लंबा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसी व्यक्ति क्या, किसी विशेष के बारे में बात की जा रही। जब किसी विशेष के बारे में बात की जा रही तो उस प्रकार के समास को क्या बोलते हैं? हम लोग बहुव्रीहि समास बोलते हैं। अब जिसके, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया ना लंबोदर का, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। हमको पता है कि लंबोदर केवल एक ही है, गणेश है, जो संसार में एक ही अद्वितीय है। ऐसा कुछ अगर दिखे तो वहाँ हम क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसे व्यक्ति विशेष समास भी कहा जाता है। तो मैंने पूरे 6 समास के बारे में आपको शॉर्ट में बताया। अब हम पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया है कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं? समास का उपयोग करेंगे, कौन सा समास में क्या रखेंगे, ये आपको क्लियर है। 6 समासों के बारे में भी मैंने बता दिया, तो इससे कि आपको अब आंसर्स लगाने में दिक्कत ना होगी। आप बीती शब्द में समास है। आप बीती यानी स्वयं पर बीती। ठीक है, आप पर बीती, पर लग गया, पर लगने पर कौन सा समास कहलाएगा? अब आप देखिए, पर लग जाने पर आप बीती में आप पर बीती ने स्वयं पर बीती बात आ रही। पर क्या है आपका? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति जब लग जाए तो ये समास कौन सा बन जाता है? अभी मैंने बताया, कर्मधारय आएगा क्या, द्वंद्व आएगा कि द्विगु आएगा या तत्पुरुष आएगा? चलिए हम समझते हैं। कर्मधारय होता तो इसमें क्या होना चाहिए था? विशेषण होना चाहिए था पहला पद। तब कि आपको पहला पद विशेषण नहीं है, इसलिए ये आपका कर्मधारय नहीं कहलाएगा, पहला पद विशेषण के ना होने से। द्वंद्व, द्वंद्व में मतलब एक जैसे दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए। जैसे माता पिता, द्वंद्व समास। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बीच में कोई योजक चिन्ह है, इसलिए भी नहीं होना है। द्विगु, क्या द्विगु है? द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्या होती, पहला पद नंबर होता है कोई, वो भी नहीं दिख रहा हमको। तो ले दे के बाद क्या आती है आपकी? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास आपका कारक विभक्ति पर आधारित समास है, इसलिए हम इसको तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास में क्या बोला मैंने? आप पर बीती, पर लग गया। पर लग गया मतलब क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसमें में या पर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो तत्पुरुष समास सही एग्जाम्पल्स का सही आंसर है। इनमें से कौन सा समास का विग्रह नहीं है? कौन से समास का विग्रह हम नहीं कर सकते हैं? अब जैसे काव्य निपुण, ठीक है,
काव्य निपुण मतलब हो गया काव्य में निपुण, सीधी सी बात है। काव्य निपुण किसे कहा जाएगा? जो काव्य में निपुण होगा। में लगा हुआ है मतलब एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास का, ठीक है। परफेक्ट विग्रह बना हुआ है। राष्ट्रभक्ति, ठीक है, राष्ट्र की भक्ति होता है, ठीक है। राष्ट्र की भक्ति होता है कि राष्ट्र के लिए भक्ति होता है? राष्ट्र की भक्ति नहीं होता, राष्ट्र के लिए भक्ति होता है। देशभक्त, देश का भक्त, ठीक है। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, मेहनत से साधा जाए उसे श्रम साध्य कहा जाता है। तो हमने देखा राष्ट्र भक्ति वाला जो ये ऑप्शन है ये गलत आ रहा है। राष्ट्र की भक्ति नहीं होती है, राष्ट्र के लिए भक्ति होती है, इसलिए देखा जाए तो ये विग्रह सही नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। सुख साधन का विग्रह और समास है। क्या है सुख साधन? सुख साधन में बीच में डैश लग रहा, बीच में डैश आता है तो कौन सा समास होता है? अभी मैंने बताया दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और बीच में डैश, तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। चलिए समझें। सुख और साधन, डैश को हटाकर क्या लगाया जाता है? और लगाया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? द्वंद्व समास। सुखों के साधन नहीं, सुखों के साधन का समूह नहीं, सुख से सदे जो साधन बिल्कुल भी नहीं। सुख साधन में डैश और डैश को हटाकर और लगाया, सुख और साधन। सुख साधन का मतलब होता है सुख भी हो और साधन भी हो, तो बीच में और के द्वारा दोनों पदों की प्रधानता इसमें बताई गई, इसलिए एग्जाम्पल किसका है? ये द्वंद्व समास का है। चौथा क्वेश्चन, वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण शब्द हमें दिया हुआ है, इसका विग्रह क्या होना चाहिए और इसका समास क्या बनेगा? वातावरण रूपी वात, वातावरण रूपी वात, तो बात हो ही नहीं सकती है वातावरण के अंदर। वात और आवरण, ठीक है, वात और आवरण को हम कहेंगे वातावरण नहीं। वात का आवरण ये हो सकता है, या वात का बने ऐसा आवरण, जैसे हम वातावरण कहते हैं। वात मतलब हमारे आसपास पाए जाने वाला कुछ, तो वात का बना आवरण, वात का आवरण, वात का बना ऐसा आवरण क्या बनना चाहिए? वातावरण। वातावरण मतलब ऐसा आवरण जो हमारे चारों ओर हो, तो चारों ओर हो ऐसा वातावरण आपका क्या है? फिर भी तत्पुरुष कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई विशेषता वाली बात नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुब्री को इसमें नहीं रखेंगे। वात का आवरण, वात हो सकता है वायु, ठीक है, वायु को हम वात के रूप में बोल सकते हैं, तो वायु का आवरण ही क्या कहलाएगा? वातावरण कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है आपका? का लग गया, इसलिए विभक्ति कौन सी है? संबंध तत्पुरुष, ठीक है, जिसमें का की के का प्रयोग किया जाता है। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है इसका, कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए ध्यान से, जल वायु, जल और वायु होना चाहिए क्या? समझते हैं। सेकंड वाला दशानन, दस है जो आनन, बिल्कुल सही है दशानन, ये तो होता है दशानन, ठीक है, 10 है आनंद, मतलब द्विगु का एग्जाम्पल हो गया। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, ये भी सही है, गलत है ही नहीं इसमें भी। सूत पुत्र, ठीक है, सूत का पुत्र, ये त है, हाँ, गलत नहीं समझेगा। सूत पुत्र मतलब होता है सूत का पुत्र, सूत जो एक जाति है उसके बेटे को कहा जाएगा सूत पुत्र। मतलब ये तीनों तो परफेक्ट है। हमसे क्या पूछा गया? जो नहीं है, नहीं नहीं है, जो कौन सा कहलाएगा? जो नहीं है मतलब कौन सा वाला नहीं है, ये आप समझिए। देखिए ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये फर्स्ट वाला नहीं है, जलवायु। और कैसे लगा देंगे हम जब यहाँ पर बीच में डैश ही नहीं है? जब बीच में डैश नहीं है तो जल और वायु कैसे कर देंगे? या तो जल वायु करना है तो बीच में डैश लगाना होगा, तब जाके वो द्वंद्व का एग्जाम्पल बन पाएगा। इस मान से वो दोनों पद प्रधान नहीं है, क्योंकि दोनों को एक साथ रख दिया, इसलिए ये विग्रह क्या है आपका? गलत बता रहा है। गलत बता रहा है कहने का मतलब सही ऑप्शन क्या मानेंगे आप? ऑप्शन मानेंगे ही इसको, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो विग्रह नहीं है उसे छांटना है। तो हम देख रहे हैं कि जलवायु का विग्रह सही नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ क्या कहलाएगा? फर्स्ट वाला जलवायु। बाकी इसका 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 तीनों का ऑप्शन क्या है? तीनों के विग्रह जो है वो परफेक्ट है, केवल जलवायु का विग्रह परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमने इसको जलवायु रखा। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। अभी अपन ने चेके ना 6 पद, 6 समास के बारे में पढ़ा। अब आप बताइए दोनों पद प्रधान कौन से समास में होता है? दोनों पद प्रधान, देखिए फिर से बता रहा हूं, जब हम बात कर रहे हैं अव्यय भाव की, समझिएगा ध्यान से। अव्यय भाव में क्या होगा? पूर्व पद प्रधान, ठीक है। फिर आता है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष,
देखिए ये आपने लिखा तत्पुरुष, तत्पुरुष के बाद आपने लिखा कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय के बाद आपने लिखा यहाँ पर द्विगु। इन तीनों के अंदर जब बात करें तो क्या आता है आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम द्वंद्व, द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं प्रधान। एंड देन लास्ट याद रखिएगा बहुव्रीहि की बात करें तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो केवल अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान, बाकी के तीन में उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व अकेला ऐसा है जिसमें क्या है दोनों पद प्रधान कहलाते। तब आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिल ही गया, दोनों पद की प्रधानता किसमें होगी, द्वंद्व समास में होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? मेच्छादित, ये मेघाच्छित है, मेघाच्छादित दे रखा है, मेघाच्छादित दे रखा है शब्द, तो मेघाच्छादित शब्द में कौन सा समास है? मेघाच्छादित का पहले विग्रह करें, मेघों से आच्छादित, मेघों से ढका हुआ, मेघ इन होता है बादल, बादलों से ढका हुआ है तो उसे क्या कहा जा रहा है, मेघ आच्छादित, मेघ से या मेघों से आच्छादित। मेघों से का प्रयोग हुआ, से का प्रयोग हुआ मतलब क्या लगाया हमने, कारक विभक्ति का प्रयोग, कारक विभक्ति का प्रयोग लगाया तो नेचुरल सी बात है तत्पुरुष तो है, पर तत्पुरुष कैसा, मेघों से आच्छादित, मेघ है, मेघ से अलग नहीं हो गए हम। याद रखो कारक विभक्ति के अंतर्गत कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाला से क्या है, कंटिन्यूशन वाला है ना, करण से, करण के बाद क्या है फिर संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, मेघों से अलग तो नहीं हो गया, अलग नहीं हो गया तो अपादान भी नहीं आना है इसके अंदर, अपादान तो आना ही नहीं है क्योंकि मेघों से अलग नहीं हुआ है ना। फिर संप्रदान में मे और पर का प्रयोग करते हैं, संप्रदान तत्पुरुष भी नहीं आना है आपका, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष आप के लिए का प्रयोग करते हैं तो के लिए भी नहीं आना है इसमें। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में हम को, है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म में हम को लगाते हैं तो को भी नहीं आएगा। जबकि हमने देखा मेघाच्छादित में क्या आ रहा है, मेघों से आच्छादित, मेघों से ढका हुआ, अभी भी कंटिन्यूशन चल रहा है इसलिए क्या कहला रहा है वो, मेघों से अभी भी ढका हुआ है कोई चीज, तो मेघों से ढका होने के कारण अलग नहीं हुआ है, अभी भी है, इस कारण से वो करण तत्पुरुष। अगर मेघों से अलग हो जाता तो क्या बन जाता, वो अपादान तत्पुरुष हो जाता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? गुरु दक्षिणा शब्द में दे रखा है, इसका हमें समास विग्रह बताना है कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा। गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा या गुरु की दक्षिणा। गुरु कोई वस्तु नहीं है जिसकी दक्षिणा हो, इसलिए गुरु की दक्षिणा तो हो नहीं सकती। गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा नहीं, ये भी गलत जा रहा है कि गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा नहीं होती। गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा क्यों होगी? ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा माना जा सकता है कि हम दक्षिणा देंगे, किसके लिए देंगे, गुरु के लिए देंगे, इसलिए गुरु दक्षिणा का सही समास विग्रह है गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। अब के लिए शब्द का प्रयोग किया गया तो क्या है, तत्पुरुष तो है, पर कौन सा तत्पुरुष है? चलिए बोल के देखिए वापस से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान हुआ गुरु के लिए दक्षिणा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति, हमें एक शब्द दिया गया यथाशक्ति, मतलब जैसी शक्ति, जैसी हमारी शक्ति हो उसे कहा जा रहा है यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द को ध्यान से देखिए, इसका ये है पूर्व पद और ये है इसका उत्तर पद। पूर्व पद पर क्या लग रहा है, यथा लग रहा है। यथा क्या है, एक अव्यय है, एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है यथाशक्ति में। अव्यय लगने के कारण यह समास कौन सा कहलाया आपका, अव्ययी भाव समास कहलाया। तो यथाशक्ति शब्द में क्या होगा आपका, अव्ययी भाव समास। क्यों कर्मधारय नहीं? क्योंकि यथा जो है वो विशेषण नहीं है, इसलिए कर्मधारय नहीं हो सकता। तत्पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि जैसी शक्ति या जैसी इच्छा को हम यथाशक्ति कहते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार के कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा। द्विगु तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई संख्या नहीं है, पहला पद जब संख्या हो तो द्विगु होता है। इस मान से देखा जाए तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, अव्ययी भाव का हुआ। चलिए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। सत्यासत्य शब्द का सही विग्रह क्या है? ठीक है, सत्यासत्य
विग्रह पूछा है तो विग्रह क्या होगा? सत्य ही सत्य, या सत्य और समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। ठीक है, तो अब विग्रह पूछा है तो ये तो नाम आ गए समास का, ये आपका समास का नाम है, ये भी समास का नाम है। विग्रह केवल आपका एक ही है, सत्य ही असत्य, या सत्य और असत्य, ऐसा करके भी हम इसका विग्रह बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीलकंठ, ध्यान से देखिएगा नीलकंठ शब्द। नीलकंठ शब्द से क्या पता चलता है? नीलकंठ शब्द में हम देखें, ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर नीलकंठ। ठीक है, ये शब्द आपके सामने लिखा। नीलकंठ मतलब क्या हुआ? नीला कंठ। सीधी सी बात है, कंठ की विशेषता, कंठ की विशेषता ने गले की विशेषता की, कैसे रंग का है वो? नीला। ठीक है, नीला है कंठ, जो इसका विग्रह बनेगा नीलकंठ के लिए। तो नीला विशेषता हुई, और किसकी विशेषता है? ये कंठ की। जहाँ विशेषता की बात की जा रही हो वहाँ पर समास कौन सा कहलाता है हमारा? जहाँ विशेषता की बात की जा रही हो, आपको मैंने बताया, वहाँ समास आपका कहलाएगा क्या? बहुब्रीहि होगा, क्या वैभाव होगा, क्या द्विगु होगा, या तत्पुरुष होगा। देखो, जहाँ विशेषता की बात होती है तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, लेकिन कर्मधारय यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ विशिष्टता वाली बात हो रही है, अद्वितीय बात हो रही है। किसी एक ऐसे बंदे के बारे में बात हो रही है जो संसार में एक ही हो। जब ऐसा हो तो वहां पर कर्मधारय भी नहीं कहला रहा, बल्कि उससे बड़ा क्या आएगा आपका यहाँ पर? बहुब्रीहि कहला रहा, क्योंकि यहाँ पर हम एक विशेष बात को यहाँ पर महत्व दे रहे। कौन सा महत्व दे रहे? जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका है कंठ नीला? कौन कहलाते नीलकंठ? नीलकंठ में केवल दो ही ऑप्शन आते हैं। एक तो शंकर भगवान को नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था और गले में रखा था विष को अपने, तो नीलकंठ कहलाते हैं। और एक पक्षी है नीलकंठ, तो मतलब एक विशेषता किसी और के लिए प्रकट हुई ना, किसी और के लिए विशेषता प्रकट हुई। तो यहाँ पर हम कर्मधारय को भी महत्व न देते हुए उसको महत्व दे रहे हैं बहुब्रीहि को। जब बहुब्रीहि अगर आप सामने दिख जाए तो हमें बाकी समास से भी मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुब्रीहि को हम समासों का राजा कहते हैं, बहुब्रीहि को प्रधानता पहले देते हैं। इसलिए बहुब्रीहि को प्रधानता देने के कारण अगर कर्मधारय भी होता तो कर्मधारय से पहले किसको लगाते हैं हम लोग? बहुब्रीहि को, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रधानता है, विशेष व्यक्ति के लिए क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए कर्मधारय से बढ़कर क्या लगाना है आपको? अगर ऑप्शन में दिया है तो बहुब्रीहि, तो आपको बहुब्रीहि टिक लगाना है। चलिए बातें हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास अभी आपको समझाया। व्यक्ति विशेष समास, किसी एक व्यक्ति के बारे में जो हमें बताए, जो संसार में एक ही हो, ऐसे किसी के बारे में बताए हमको, वो समास हमारा बहुब्रीहि कहलाता है। यथाशक्ति अभी अपन ने देखा, अव्यय भाव में डाला है अपन यथाशक्ति को, तो यथाशक्ति तो बहुब्रीहि में जा ही नहीं सकता। चंद्रशेखर हो सकता है कि राजकुमार हो सकता है कि नीलकमल हो सकता है। अब राजकुमार की बात करें हम, राजकुमार तो बहुत सारे हो सकते हैं। राजा का कुमार, राजा का कुमार का लग गया तो तत्पुरुष की बात हो गई, संबंध तत्पुरुष, तो राजा का कुमार भी बहुब्रीहि तो हो नहीं सकता। नीलकमल, नीला है जो कमल, अब नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता की नीला, तो ये बात काय में चली गई आपकी? कर्मधारय में, क्योंकि विशेषता की बात हो गई। बात आ जाती है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का विग्रह करके देखिए। ठीक है, चंद्र है जिसके सिर पर, यानी वो शेखर जिसके सिर पर क्या हो? चंद्र हो, जिसके सर पे चंद्र है, चंद्र शोभायमान है, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं या चंद्रमौली कहते हैं। तो भगवान शंकर का नाम है चंद्रशेखर या चंद्रमौली। एक विशेषता एक बंदे के लिए आई जिसको हम भगवान शंकर के रूप में जानते हैं। चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर या शिव। स्पेशल विशेषता आने के कारण ये क्या कहलाएगा आपका? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि का उदाहरण इसमें क्या है? चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते हैं आगे। संधि और समास में क्या समानता है? समानता बतानी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अंतर बताया था इसमें, अब इस दोनों में समानता बतानी है। दोनों में ही शब्दों का विकास होता है, संधि में और समास में, दोनों में शब्दों का विकास होता है। संधि और समास दोनों में ही ध्वनियां मिलती है। क्या ध्वनि मिलती है हमको? ध्वनि वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। ध्वनि में अनिवार्य होता है, ध्वनि विकार होता है दोनों के अंदर, या फिर दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं? छोटा करके लिखते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? समास में तो छोटा होता है, लेकिन संधि में हम शब्दों को छोटा नहीं कर पाते हैं। फिर
दोनों में ही क्या होता है, शब्दों का विकास, नए नए शब्द मिलते हैं हमको, संधि में भी नए शब्द मिलते हैं, समास में भी नए शब्द मिलते हैं, और दोनों में समानता यही है कि दोनों में ही क्या होता है, शब्दों का विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष का कौन सा? करण। अब करण बोल के देखो, करण में क्या लगता है? कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, या तो से आएगा या के द्वारा आएगा। ठीक, तो हमें से का प्रयोग, रो से या के से जो लगा रहे हो वो कंटिन्यूशन वाला होना चाहिए, अलग हो जाने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब वो चीज चल रही हो लगातार, ऐसा से होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूं दुखग्रस्त, दुखग्रस्त मतलब दुख से ग्रस्त, बंदा अभी भी दुख से ग्रस्त है, दुख उसका समाप्त नहीं हुआ है, दुख से अलग नहीं हुआ है, इसलिए दुखग्रस्त शब्द जो है वो आपका क्या कहलाएगा? करण तत्पुरुष कहलाएगा। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको करण तत्पुरुष बताना है। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, ठीक है, से तो लगा, तो बताओ क्या करण तत्पुरुष हुआ? जीवन से अलग हो गया, जीवन से मुक्त हो गया, जीवन से अलग हो गया, मुक्त हो गया, मतलब कंटिन्यूशन नहीं है, इसलिए जीवन मुक्त नहीं बनेगा। पथ भ्रष्ट, रास्ते से अलग हो जाना, अलग हो जाना, ये भी अलग हो गया रास्ते से, पथ भ्रष्ट हो गया, तो अलग हो जाने की वाली बात तो करण तत्पुरुष में आती ही नहीं है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त है, अभी भी उसे रोग है, अभी भी रोग से ग्रस्त है, तो यही ऑप्शन क्या है आपका? सर्वमान्य है। रोगग्रस्त किस में आएगा? आपका करण तत्पुरुष में। स्वर्गपतित भी नहीं आएगा, क्योंकि स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्ग से गिरा मतलब स्वर्ग से अलग हो गया, तो 3 ऑप्शन नहीं आएंगे। जो कंटिन्यूशन में चल रहा है उस वाले से का प्रयोग किसमें किया जाता है? करण तत्पुरुष में किया जाता है। तो रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, अभी भी उसे रोग है, रोग उसका समाप्त नहीं हुआ है, रोग से अलग वो नहीं हुआ है, इसलिए रोगग्रस्त को किसमें रखा जा रहा है? रोगग्रस्त को करण तत्पुरुष में रखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित समस्त पदों और विग्रह में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब जिसका योग सही नहीं है। यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार, सही है ये। आमरण है ना, आमरण अनशन करूंगा यानी मरने तक, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, बाकायदा या आसमुद्र, आसमुद्र मतलब समुद्र के आसपास, बाकायदा मतलब कायदा, बाकायदा आपको यहाँ आना चाहिए, यानी कायदे के अनुसार आना चाहिए, ये भी सही है आपका। आसमुद्र करके कोई शब्द होता है क्या? पहली बात तो देखो, इसमें बताया समुद्र के आसपास, जिसको आसमुद्र बोला, तो ये जो है गलत है, ये ना तो शब्द है सही है ना इसका विग्रह सही है। मतलब आप जो ऑप्शन चुनोगे वो ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पहले क्वेश्चन को समझो। कौन सा समस्त पद और विग्रह में से कौन सा युग्म असंगत है? तो हमने देखा कि ये वाला जो पद है असंगत, मतलब आप निशान इसको लगाओगे, कट के नहीं आओगे। ठीक है, आपका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ये है। निम्नांकित समस्त पदों और विग्रहों में से कौन सा युग्म सुसंगत है? सुसंगत मतलब होता है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जो होता है? हस्तलिखित, हस्त में लिखित ना, हाथ में लिखित, हस्त में लिखित आता है क्या? ध्यान से देखो, में नहीं आता। वनवास, वन में वास, ठीक है, वन में वास होता है। तुलसीकृत, तुलसी का रचित, तुलसी के द्वारा रचित होता है, तुलसी का भी नहीं आता। फिर दयार्द, दया में आर्द्र, ये भी नहीं होता। तो वनवास हमारा सही, वन में वास अगर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वनवास। इसलिए सुसंगत जो है वो सेकंड ऑप्शन, वन में वास। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? विग्रह दे रखे 4 आपको, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए कौन सा विग्रह सही नहीं है। घुड़सवार, घुड़सवार मतलब हुआ घोड़े पर सवार, बिल्कुल पर का प्रयोग हुआ, मतलब आपका अधिकरण तत्पुरुष हुआ। घुड़सवार बिल्कुल परफेक्ट है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब अक्षी के आगे या अक्ष के आगे, प्रत्यक्ष। चलिए समझते हैं इसका क्या आएगा। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो कपड़ा, ये विग्रह भी सही है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये भी आपका सही है। शीतोष्ण यानी ठंडा और गर्म को शीतोष्ण कहा जाता है। प्रत्यक्ष जो है ये आपका गलत जा रहा है विग्रह, इसलिए हमारा चुनाव क्या कहलाएगा? हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चुनेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है वो इस वाले ऑप्शन को चुनेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसका विग्रह सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विकल्प के सभी पद
कर्मधारय समास है, सारे कर्मधारय होना चाहिए। कर्मधारय का मतलब क्या हुआ, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है, विशेष्य। ये हमें बताना है। पहला पद विशेषण होना चाहिए। पहला पद विशेषण देखिए ध्यान से, नी, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। नी क्या विशेषण है, नहीं। जब पहला ही ऑप्शन गलत तो फिर ये वाला ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। महाजन, खुशबू, जीव जंतु और सुंदरलाल, ठीक है, ये ऑप्शन में रख सकते हैं हम लोग। महालक्ष्मी, भूत प्रेत, भूत प्रेत क्या हो गया आपका, बीच में योजक चिन्ह आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है आपका, पूरा सटीक मान्य नहीं है। घृतात्र, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, ठीक है, चलो चंद्रमुख अपन मान ले। पर्णशाला, पर्णशाला भी अपना ऑप्शन नहीं है। तो ले देखिए हमारी बात किस पर आती है, सही ऑप्शन हमें जो मिलता है वो क्या लगाना है हमको, ध्यान दीजिए। कैसे सारे कर्मधारय है। महाजन यानी महान लोग, महान लोग को महाजन कहा जाता है। तो महा क्या है यहाँ पर, विशेषण हुआ, जन का विशेषण कि वो महा है। फिर खुशबू, बू मतलब होती गंध, कैसी गंध है, क्या विशेषता है गंध की, खुश, अच्छी, अच्छी गंध है, इसलिए खुशबू भी क्या है आपका, किस में आएगा, कर्मधारय में। जीव जंतु, जंतु है पर कैसे है, जीव रूपी, ठीक है, जीव रूपी जंतु होने के कारण ये भी सही। और लाल, सुंदर लाल, सुंदर क्या है, वैसे विशेषता है, इसलिए आपका परफेक्ट कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, किसका विग्रह सही नहीं है वो बताना है। 4 माह का समाहार, चतुर्मासिक मतलब होता है 4 माह का समाहार, 4 माह लिखा है, हाँ ये 4 माह, 4 महीने का समाहार, 4 महीने को मिलाएं तो चतुर्मासिक होता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। हस्त द्वारा लिखित, हस्त लिखित मतलब होता है हाथ द्वारा लिखित। विवाहेतर, विवाह के इतर, और भयाक्रांत, भय से आक्रांत, ये भी सही है, केवल ये वाला आपका क्या जा रहा है, गलत। मतलब आपका सही चुनाव क्या कहलाएगा, विवाह के इतर, विवाहेतर, विवाह के बाद, विवाह के उपरांत होता है विवाहेतर, जबकि विवाह के इतर करके दे दिया वो विग्रह होता ही नहीं है, ऐसा विग्रह हमारा अमान्य है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, इसमें सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। परमेश्वर शब्द में समास है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता की वो कैसा है, परम। जहाँ विशेषता की बात होती है वहाँ समास कौन सा कहलाता है आपको, कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषता की बात जहाँ हुई, ना तो वो तत्पुरुष है, ना अव्ययभाव है, ना द्विगु है, क्योंकि विशेषता की बात की गई इसलिए वो कर्मधारय समास कहलाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह, 4 आपके पास दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। धर्मपरायण, क्या होता है धर्मपरायण, धर्मपरायण मतलब होता है धर्म में परायण, बिल्कुल सही है, सही विग्रह है। फिर भयभीत, भय के द्वारा भीत, भय के द्वारा डरा हुआ, भय से डरा हुआ, ठीक है। फिर कृष्ण पर आश्रित, बिल्कुल कृष्णाश्रित होता है, कृष्ण पर आश्रित। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति कहलाता है। भय से डरा हुआ आता है, भय के द्वारा भीत नहीं होता, इसलिए यह ऑप्शन क्या है आपका, भयभीत वाला गलत है। परोक्ष में कौन सा समास है, परोक्ष, ठीक है, पर प्लस ओक्ष, तो उसमें हम देखें परोक्ष में अव्ययभाव आएगा, तत्पुरुष आएगा, कर्मधारय आएगा, यह कोई नहीं। परोक्ष पर प्लस अक्ष बनता है, पर का अक्ष होता है तो अव्ययभाव बनेगा, तत्पुरुष बनना है या कर्मधारय बनना है। यहाँ पर आपका समास पर क्या है आपका, अव्यय है, पर के अव्यय होने से समास आपका अव्ययभाव कहलाया। पॉकेट मार शब्द में समास, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ठीक, पॉकेट को मारने वाला समास आपका बन गया। तो ये पॉकेट मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इस तरह के जो बनते हैं वो भी काय में जाते हैं, आपके अव्ययभाव में जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते हैं, कि मैं कह रहा हूं इसलिए जाते हैं, नहीं जाते हैं, अव्ययभाव नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक। तो पॉकेट मार किस में आएगा, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, को लगाना बीच में, को लगा तो क्या है, विभक्ति है, कारक विभक्ति है। को का प्रयोग काय में किया जाता है हमेशा,
तत्पुरुष में, पॉकेट को मारने वाला। अब को जो है कौन सा तत्पुरुष हुआ? कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो ये पॉकेट मार किस में आएगा? कर्म को यानी तत्पुरुष में रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला एक ही है, स्पेशल है, अद्वितीय है। कोई स्पेशल है, अद्वितीय और एक ही है, तो उसके लिए हम कौन सा समास लगाते हैं? द्वंद्व लगाते हैं, कर्मधारय लगाते हैं, द्विगु लगाते हैं या बहुव्रीहि लगाते हैं? द्वंद्व में तो दो शब्द आएंगे, पता है आपको, वो है नहीं यहाँ पर। कर्मधारय में कोई विशेषता नहीं है इसमें स्पेशल। द्विगु संख्यात्मक होता है, इसलिए भी कोई बात नहीं। बात आती है बहुव्रीहि की, बहुव्रीहि ऑप्शन सही। मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, एक विशेष व्यक्ति की बात हुई है, इसलिए यह क्या कहला रहा है? आपका शब्द बहुव्रीहि में आएगा। चलिए बढ़ते आगे, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, कन्या का दान, का प्रयोग हुआ, विभक्ति लगी है इसमें, कारक विभक्ति लगी है, का प्रयोग हुआ है। संबंध तत्पुरुष, का की के लगता है संबंध तत्पुरुष में, कन्या का दान, तो तत्पुरुष समास जैसा कि मैं बता रहा हूं, इसमें आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए बढ़ते आगे, धर्म प्राण समस्त पद का विग्रह, क्या बनाएंगे इसका? जो धर्म से भीरु हो वो धर्म प्राण कहलाएगा। धर्म से जो डरा हुआ हो उसे हम धर्म प्राण कहेंगे। भीरु यानी डरा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्मात्मा को धर्म प्राण कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, धर्मात्मा भी नहीं आएगा। देख रहे हो आप, यहाँ पर योजक चिन्ह लग रहा है और यहाँ पर योजक चिन्ह को हटाकर और का प्रयोग किया गया, इसलिए सही विग्रह क्या कहलाएगा? धर्म प्राण के लिए धर्म और प्राण, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में यही होता है, योजक चिन्ह को हटाकर हम क्या लगा देते हैं? उसकी जगह और लगा देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पदों की क्या है? प्रधानता। धर्म का भी महत्व है, प्राण का भी महत्व है, इसलिए धर्म प्राण का विग्रह बनेगा धर्म और प्राण द्वंद्व समास। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 27, सुख दुख सेम वही, सुख दुख का सही समास क्या होगा? सुख दुख बीच में डैश है, अभी डिस्कस किया मैंने, सुख दुख बीच में डैश, तो क्या लगाएंगे? सुख और दुख, तो दोनों शब्दों की प्रधानता, दोनों शब्द प्रधान, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। सुख दुख जैसे शब्द में सुख का भी महत्व और दुख का भी महत्व, इसलिए ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, नीला है जो कमल, नील क्या है? अभी मैंने बताया था ना, नील कमल में कमल की विशेषता की, कमल कैसा है? नीला। कमल नीला है तो विशेषता वाला समास हुआ। विशेषता वाला समास कौन सा कहलाता? क्या बहुव्रीहि? बहुव्रीहि में तो स्पेशलिटी आती है कोई, वो भी नहीं है इसमें नील कमल के लिए कुछ। द्विगु संख्यात्मक होता है, पहला पद संख्या होता है, वो भी नहीं है। विशेषता वाला समास कौन सा होता है आपका? कर्मधारय समास होता है। कर्म की विशेषता, कर्म की प्रधानता और पहला पद विशेषण। तो देखे ना नील कमल में, कमल की विशेषता की, कमल कैसा? नीला, कमल की क्वालिटी की नीला, तो उसकी विशेषता शुरू में दे दी उसने, इसलिए नील कमल शब्द क्या है आपका? कर्मधारय समास कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास मतलब दोनों पदों की प्रधानता, वो कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण बन जाएगा, बिल्कुल राम और लक्ष्मण। वाणी विनायक, ठीक है, वाणी और विनायक बिल्कुल बनेगा। सर्पन अकुल, सर्प के अनुकूल, ठीक है। और वागवीर, वाग इन्हें होता है वाणी, और वीर, वाणी और वीर भी बनेगा। सर्पानुकूल अलग जा रहा है, इसलिए सही ऑप्शन क्या करेंगे? सर्प का अनुकूल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये शब्द क्या हो रहा? द्वंद्व का उदाहरण नहीं हो रहा। समास का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे से बता सकते हैं आप समास का अर्थ, क्योंकि मैंने लेक्चर स्टार्ट करते से ही आपको क्या किया था? समास के बारे में बताया था, परिभाषा भी बताई थी। समास मतलब होना, संक्षेप करना, विच्छेद करना, विस्तार करना या नया अर्थ निकालना। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, विच्छेद भी नहीं होता, विस्तार भी नहीं होता, नवीन अर्थ भी नहीं होता।
तो याद रखना हमेशा समास का अर्थ संक्षेप करना, शॉर्ट में लिखना होता है। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल। आप देख रहे हो ना, उप क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है, बिल्कुल है। उपसर्ग या अव्यय अगर शुरू में आते हैं तो कौन सा समास बन जाता है? अव्यय अगर शुरू में आ रहा है तो अव्ययी भाव समास। तो ये बन गया आपका अव्ययी भाव समास। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप पूरे 6 समास के बारे में जान गए कि 6 समास क्या हैं और 6 समास में कौन कौन से पदों के अंदर किस तरह के समास आ रहे हैं, वो हम अभी के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, चंद्रमौली में कौन सा समास है? बता सकते हो? चंद्रमौली। चंद्रमौली मतलब जिसके सिर पर क्या है? चंद्रमा। एक अद्वितीय व्यक्ति की बात हो रही है जिसके सिर पर चंद्रमा, अर्थात भगवान शंकर। तो जब विशेषता वाली बात हो तो समास कौन सा कहलाता है? आपका बहुव्रीहि कहलाता है। इसलिए चंद्रमौली की विशेषता भगवान शंकर, इसलिए ये क्या है? आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सुपुरुष में कौन सा समास है? सु मतलब होता है अच्छा। अच्छा, जो सु है ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग, जब उपसर्ग लगे तो समास कौन सा कहलाए? पता है ना, उपसर्ग या अव्यय को शुरू में लगाया जाता है तो कौन सा समास बन जाता है? उपसर्ग या अव्यय को शुरू में लगाया जाता है तो वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, अव्यय तत्व की प्रधानता, उपसर्ग की प्रधानता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली। ठीक है, अब देखिए अंशुमाली, क्या माली के बारे में बताया गया? अंशुमाली बहुब्री, क्या कुछ विशेषता मिलती है हमको? अव्यय भाव है क्या या द्विगु है? कौन सा समास? द्विगु तो हो नहीं सकता क्योंकि संख्या नहीं है वहाँ पर। अव्यय भाव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें उपसर्ग नहीं है, अव्यय नहीं है। रह जाती है बात कर्मधारय और बहुब्रीहि। अंशुमाली जो है कुछ विशेषता को प्रकट करता है क्या? किसी का नाम विशेष नाम है क्या? ऐसा नहीं है। तो रह जाती है बात कर्मधारय। माली वो भी कैसा हो? अंशु हो, उसे हम कर्मधारय समास में रखेंगे। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान, फिर तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, इनमें आता है आपका उत्तर पद की प्रधानता। अव्यय भाव में पूर्व पद, इन तीनों में उत्तर पद, और द्वंद्व में दोनों पद, और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं। तो किस समास में उत्तर पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान जो है उसमें हम देख रहे हैं द्वंद्व, तत्पुरुष, है ना, और बहुब्रीहि और द्विगु। द्विगु में तो दोनों, द्विगु समास जो है इसमें उत्तर पद प्रधान, बहुब्रीहि में नहीं होता, तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। तो क्वेश्चन आपका क्या बनना चाहिए? किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता? इसमें नहीं छपा, नहीं, तो ये आपका एग्जाम्पल क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि, क्योंकि उसमें उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती। चलिए, दो शब्दों के आपस में मेल से बने तीसरे शब्दों को क्या कहते हैं? दो शब्द जब आपस में मिल रहे हैं उनसे बनने वाला तीसरा शब्द क्या कहलाएगा? संधि बोलेंगे, व्याकरण बोलेंगे, विकार बोलेंगे या समास? स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि दो शब्दों का मेल, जो दो शब्द आपस में मिलते हैं उनके आपस में मिलने से क्या बनता है? समास। तो ये आपका समास कहलाया। प्रतिदिन शब्द में समास है, प्रतिदिन यानी हर दिन। हर दिन ये आपका क्या है? उपसर्ग या अव्यय, जो भी मानो आप। तो अव्यय या उपसर्ग होने के कारण समास कौन सा कहला रहा है? आपका अव्ययी भाव समास कहला रहा है। अव्ययी भाव समास की पहचान है ना, या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा पहला पद। तो पहला पद उपसर्ग या अव्यय के कारण क्या है? ये अव्ययी भाव समास कहला रहा है। अक्षी के आगे समास विग्रह है। अक्षी के आगे, अक्षी के आगे को क्या बोला जाएगा? अक्षी के आगे को बोला जाएगा परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यंग या अक्षाग्र। नहीं, अक्षाग्र भी नहीं आएगा, प्रत्यंग भी नहीं आएगा। अब बात आती है परोक्ष या प्रत्यक्ष। ठीक है, अक्षी के आगे तो आप प्रत्यक्ष लगाएंगे इसमें या परोक्ष लगाएंगे? आप इसमें लगाएंगे परोक्ष। 700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद है। 700 पद
विग्रह दे दिया और समास हमसे पूछ लिया। 700 पद हमें दिया, ऐसे क्या बोला जाएगा? 700 पद जो है, क्या उसे सप्ताह बोलेंगे, सप्तमुखी बोलेंगे, सप्तलोकी बोलेंगे या सप्तशती बोलेंगे? सप्ताह मतलब होता है 7 दिन, ना कि 700। सप्तमुखी जिसके 7 मुख हो वो भी नहीं बनना है। सप्तलोकी जिसके 7 लोक हैं वो। और सप्तशती, शत मतलब होता है 100, 700 को कहा जाता है सप्तशती। दुर्गा सप्तशती इसलिए क्योंकि उसमें 700 श्लोक हैं। बढ़ते हैं आगे। नीलकमल, फिर से रिपीटेशन में, अभी आप ही को बताना है कि नीलकमल में कौन सा समास है। द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या कोई नहीं। नीलकमल का विग्रह करिए, क्या बनेगा विग्रह नीलकमल का? नीलकमल का विग्रह जब हम करते हैं तो आता है आपका नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता की वो नीला है। जहां विशेषता की बात होती है तो वह समास कौन सा बनता है आपका? कर्मधारय समास बनता है। ठीक, तो इस वाले में आपका कर्मधारय हुआ। चलिए, रात दिन में कौन सा समास है बताइए। अब तो मैंने समास बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपको, समास का टॉपिक्स भी एंडिंग पर जा रहे हैं। अब तो आप मुझे बता ही सकते हो एटलीस्ट कि रात डैश दिन, रात के बाद योजक चिन्ह लगा है, दिन लिखा है, तो इसमें कौन सा समास है? जहाँ भी ऐसा बीच में योजक चिन्ह आता है वह समास कौन सा बन जाता है? द्विगु आएगा, कर्मधारय आएगा, द्वंद्व आएगा या तत्पुरुष आएगा। द्विगु इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि द्विगु संख्यात्मक नहीं है, वो संख्या नहीं है। कर्मधारय, कोई कर्म या विशेषण है क्या? नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई विशेषण नहीं। डैश लग रहा है, डैश लगने से क्या बनेगा आपका? द्वंद्व। ठीक है, क्योंकि दोनों रात और दिन दोनों ही पदों की क्या है? प्रधानता है, इसलिए द्वंद्व तत्पुरुष भी नहीं। तो आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है। समास का डिटेल में आपको दे रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। इस पर आधारित जो प्रश्न है वो मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो भी आपको समझ में आ रहा है। प्रश्नों को करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, और ये सारे प्रश्न आप जो हैं मेरे साथ कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो समझाया जा सकता है वो सारे टॉपिक्स में क्या कर रहा हूँ, आपको समास से संबंधित इसके अंदर आपको मैं समझाता भी जा रहा हूँ, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है समास का, और जिससे आपके MCQs क्वेश्चन भी क्या कर पा रहे हो, आप तैयार कर पा रहे हो। नवरत्न में समास है। नवरत्न, देखिए नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समाहार। नव मतलब संख्या आ गई। जब संख्या आ जावे तो समास कौन सा होता है आपका? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो शब्द है उस शब्द में पहला अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए आपका? पहला अक्षर या जो भी पहला पद है वो आपका संख्या होना चाहिए, और दूसरा पद आपका कुछ भी हो सकता है, पर पहला पद अगर संख्या है तो वो क्या कहलाएगा आपका? द्विगु समास कहलाएगा, संख्यात्मक समास। बढ़ते हैं आगे। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? अभी डिस्कस किया हमने, जिसके सिर पर चंद्रमा। तो चंद्रशेखर में समास कौन सा हुआ? अर्थात किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो समास कौन सा कहलाता है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। स्पेशल बात अगर किसी की हो रही है तो वो समास कहलाता है आपका बहुव्रीहि। चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात भगवान शंकर। तो भगवान शंकर की विशेषता सामने आई ना, इसलिए समास कौन सा कहलाया हमारा? बहुव्रीहि। नील रत्न में कौन सा समास है? नील रत्न, रत्न कैसा है? नीला। रत्न की विशेषता की वो नीला कलर का है। तो विशेषता की बात जहां आ रही वो कौन सा समास होगा बताओ? जहां भी हम विशेषता की बात कर रहे हैं वह समास कौन सा होता है? विशेषता की बात करते हैं वह समास आपका कर्मधारय। कर्म की प्रधानता वाला विशेषण पहले होगा, विशेष्य बाद में होगा, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जा रहा है। विशेषण की प्रधानता पहले, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको बाद में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अब यहां पर आपको बताना है तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा। तो आपको विग्रह करते हुए आना चाहिए। जब तक आपको विग्रह करना नहीं आएगा समास की पहचान नहीं कर पाओगे। जैसे महादेव, महादेव का क्या आएगा? महा है जो देव, महान है जो देव। तो यहां पर महा क्या है? विशेषण। महा जो है वो विशेषण हुआ। विशेषण के कारण क्या है? ये आपका
तत्पुरुष तो हो नहीं सकता, कर्मधारय हुआ ये। पंचवटी, पंच में देख रहे हो आप, संख्या आ गई, संख्या आ गई तो ये द्विगु है, ये भी आपका तत्पुरुष तो हो नहीं सकता। गोदान, ठीक है, गौ रूपी दान, तो क्या गौ का दान अपन कर रहे हैं या गोदान कर रहे हैं तो इसका बन सकता है क्या तत्पुरुष, ये अपन होल्ड पे करते हैं। ग्रहागत, ग्रह को आगत, घर को आया हुआ, घर को आया हुआ तो ये क्या आएगा आपका ग्रहागत। या गो रूपी दान, रूपी दान भी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, ग्रहागत को टिक करेंगे, ग्रह को आया हुआ, यहां पर कर्म तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। शताब्दी शब्द में समास है, शताब्दी, देख रहे हैं हम, शताब्दी मतलब शत प्लस अब्दी, तो यहां शत शब्द जो है वो क्या है, संख्यात्मक। और जहां संख्यात्मक शब्द आता है वह समास कौन सा होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, कर्मधारय होता है या तत्पुरुष होता है। कौन सा समास होता है, जहां पर बात आ रही है संख्या की, पहला पद जिसका संख्या हो वहां वो कहलाता है आपका द्वंद्व। नहीं, द्वंद्व में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। द्विगु, जिसका पहला पद क्या है, संख्या है, कोई संख्या, संख्यात्मक समास जब भी होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका द्विगु कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे, द्विगु समास का एक उदाहरण और देना है आपको। द्विगु समास मतलब संख्यात्मक। अब देखो संख्या कहाँ है, माता पिता में संख्या है, यथाशक्ति में संख्या है, कि पीताम्बर में संख्या है, कि नवग्रह में संख्या है। ये तो आप बच्चों जैसा क्वेश्चन है, बता सकते हैं, बताइए किस में आएगा ऐसा द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है जिसका पहला पद संख्यात्मक हो। तो हम देखते हैं पहला पद संख्या किसका, नव, नौ संख्या है, पहला पद संख्या, इसलिए नवग्रह शब्द जो है ये आपका द्विगु समास का उदाहरण कहलाएगा। लिखने पढ़ने में कौन सा समास, अब देख लो आप, लिखने पढ़ने में क्या लग रहा है, बीच में डैश लग रहा है, लिखना और पढ़ना विग्रह बनेगा इसका। जब और आ जावे और ऐसा डैश बीच में आ जावे तो समास कौन सा कहलाता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, तत्पुरुष होता है या कर्मधारय होता है। द्विगु संख्यात्मक, कोई संख्यात्मक नहीं है, तत्पुरुष कारक विभक्ति पर आधारित, वो भी ऐसा नहीं है, कर्मधारय ने विशेषता होना चाहिए शुरू में, वो भी नहीं है। तो बात आती है आपकी द्वंद्व की, लिखना और पढ़ना, डैश को हटाकर, योजक चिन्ह को हटाकर हम क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, इससे पता चलता है कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कौन सा शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण है, अव्यय भाव समास, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अव्यय तत्व की प्रधानता रख रहे हैं। पूर्व पद प्रधान है, पहला जो पद है वो उपसर्ग होना चाहिए या कोई अव्यय होना चाहिए। नवग्रह हो सकता है क्या, नहीं, पहला पद संख्या है। गांठ कर, समझते चलो उसको अपन, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा आ सकती है क्या, महान है जो आत्मा मतलब आत्मा की विशेषता की वो महान है, इसलिए क्या है, महात्मा शब्द जो है वो कर्मधारय का एग्जाम्पल। आमरण, आमरण मरने तक, आ लग गया आपका क्या, उपसर्ग, ठीक है, तो इसलिए अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल कौन सा कहलाएगा, इसमें आमरण कहलाएगा। चलिए लास्ट आखिरी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, नवलखा का समास विग्रह क्या होगा। नवलखा, देखिए सब शब्दों को ध्यान से, नवलखा, नवलखा में क्या है, नौ शुरू में है, संख्या शुरू में है, ठीक है, विग्रह पूछा है तो ये है तो एग्जाम्पल द्वंद्व समास, द्विगु समास का, क्योंकि संख्यात्मक है तो द्विगु समास तो है, पर इसका समास विग्रह क्या होगा, 9 लाख रुपए को कहा जाएगा नवलखा, 9 लाख से अधिक को नवलखा कहा जाएगा, 9 से अधिक को या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 9 लखा मतलब क्या हुआ, 9 लाख रुपए या 9 लाख का समाहार, 9 लाख का समाहार क्या कहलाएगा आपका, 9 लखा कहलाएगा। तो ये हमने देखा कि सारे समास आपके सामने मैंने लेकर आया, सारे समास, समास की परिभाषा क्या होती है, समास कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये सब कुछ हमने आज के लेक्चर में समझा। फिर समास का डिटेल समझा कि समास, किस समास के अंदर क्या क्या आता है, क्या विशेषता होती है, क्या कोडिंग होती है उसकी, वो समझा अच्छे से हमने। उसी पर आधारित आज मैं 50 क्वेश्चन आपके सामने लाया था। इन 50 क्वेश्चन को भी मैंने क्या किया, आपके सामने इसको डिस्कस किया कि इसको डिस्कस करने के साथ साथ उसका डिटेल भी मैंने आपको बताया। तो जहाँ तक
मुझे ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समास का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 50 क्वेश्चन भी आप अच्छे से लगा पाओगे और इसका जो पूरा समास का मैंने बीच बीच में आपको बताया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा। उन क्वेश्चंस को समझाते हुए मैं बीच बीच में कंटेंट भी आपको बताता रहूँगा। तो ये सब चीज़ें आपके पास तभी हो पाएंगी जब आप हमेशा हमसे जुड़े हुए रहेंगे, हमारे लेक्चर्स को देखते रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट फॉलो हमें करते रहेंगे। लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे वीडियोस के ऊपर, और इसको लाइक के साथ साथ इसको शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। ये सब आप करते हैं तो ये वीडियोस आपको और भी आगे नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक्स पर देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ कि आप प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझें, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न, चाहे वो वर्णमाला का हो, चाहे वो संधि का हो, कि समास का हो, किसी भी विषय का हो, वो क्वेश्चन आपका गलत ना जाए, काफ़ी गहराई से आप उसको समझ सकें और सही उत्तर लगा कर आएँ। इसी बात को ध्यान में रखकर वीडियो बनाए जाते हैं, जिससे कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जब और भी आपको विषय मिलेंगे कि हाँ आपको नए नए विषय, नए नए हिंदी से संबंधित सारी बातें जानने को मिले, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल घंटी के आइकॉन को भी दबाना है और साथ ही साथ कमेंट भी करना है। आप कमेंट करते हैं तो हमें अपने वीडियोस आगे बनाने में हमें काफ़ी सहूलियत होती है। हमें कौन कौन से पार्ट्स को रखना है, किसको इंक्लूड करना है, किसको क्या रखना है, ये सारी बात हमको वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट से पता चलती है। इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को कहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को कहिए कि वो भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें। इन्हीं सब बातों के साथ ध्यान में रखते हुए इन्हीं बात सबका आपसे मैं मोहन मोदी आपसे विदा लेता हूं और फिर मैं नए वीडियो के साथ वापस आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।